देखिए, समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कोरबा। ध्यान दीजिएगा कोरबा। चलिए ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत कराए गए कार्यों को दोस्तों समयबद्ध मजदूरी भुगतान में इस वर्ष कोरबा जिला अब तक जो है प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और इस वर्ष जिले में अब तक मजदूरी भुगतान हेतु 99.72% फंड ट्रांसफर ऑर्डर समय सीमा में दोस्तों जारी किए गए हैं। भैंसा लोटन नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय की परंपरा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मांझी। ध्यान दीजिएगा मांझी। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कि भैंसा लोटन डांस सरगुजा जिले में मांझी समाज के भैंसा गोत्र, याद रखना है, इनके लोगों में विवाह की जो है परंपरा ऐसी है जिसमें लड़की के भाई भैंसा बनकर कीचड़ में लौटकर दूल्हे और बारातियों का जो है स्वागत करते हैं। और मांझी समुदाय में जो शादी होता है दोस्तों, इसमें भैंसा गोत्र के लोग कीचड़ में लौटकर परघाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भैंसा डांस, ठीक है, भैंसा लोटन डांस नृत्य। ओके। राष्ट्रपति द्वारा किसे स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने हेतु सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अंजिता गोपेश साहू। ध्यान दीजिएगा अंजिता गोपेश साहू। चलिए इसके संबंध में विस्तार से देखिए दुर्ग जिला के पाटन क्षेत्र अंतर्गत पतोरा गांव की सरपंच अंजिता गोपेश साहू का स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने और स्वीकार करने के लिए सम्मान हेतु चयन किया गया है। ध्यान दीजिए ग्राम पंचायत पतोरा को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान मिलेगा और दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान सरपंच श्रीमती अंजिता गोपेश साहू प्राप्त करेंगी। ध्यान दीजिएगा कि उनका चयन गंदे पानी का उचित निपटारा फीकल स्लज मैनेजमेंट वर्ग में हुआ है, याद रखना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन और ग्रामीण जल मिशन अन्य राष्ट्रीय जल संरक्षण प्रयासों के तहत स्वच्छ और सुजल गांवों में महिला नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए 4 मार्च को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देखिएगा यहाँ पर। पहला, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिलेट्स फसल के अंतर्गत अब तक 12 करोड़ रुपए राशि की जो है खरीदी की जा चुकी है। दूसरा देखिए कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 38,886 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जा चुकी है। तीसरा देखिए कि भारत, नाइजीरिया और चीन विश्व में मिलेट्स फसल बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। चौथा देखिए कि भारत में दोस्तों छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलेट्स फसल का उत्पादन हो रहा है। और पांचवा देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है ना कथन गलत है? ओके, सही नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान रखना है 4 और 5 दोनों सही नहीं है। ओके, देखते हैं डिटेल इसके संबंध में, ध्यान से देखिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, याद रखना है। देखिए मोटे अनाज को दोस्तों मिलेट्स कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और प्रदेश में अब तक देखिएगा 11 करोड़ 94 लाख रुपए की है ना 38,686 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जा चुकी है। ओके, याद रखना है। और राज्य लघु वनोपज संघ के अनुसार कोदो की खरीदी जो है 30 रुपये प्रति किलो, कुटकी की खरीदी 31 रुपये और रागी की खरीदी 35.78 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा कि अब तक है ना 31,750 क्विंटल कोदो और 1,378 क्विंटल कुटकी और 5,558 क्विंटल रागी की खरीदी जो है की जा चुकी है। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ध्यान रखना है कि भारत में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलेट्स फसल का उत्पादन हो रहा है।
याद रखना है कि मिलेट्स अनाजों के प्रमाण जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए और ये भोजन के लिए दोस्तों उगाए गए पहले पौधों में से एक थे। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि मिलेट्स अनाजों का लगभग 131 देशों में दोस्तों इसकी खेती की जाती है और यह एशिया और अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों के लिए पारंपरिक भोजन है। ध्यान दीजिएगा। भारत, नाइजीरिया और चीन विश्व में बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक है दोस्तों, जिनका वैश्विक उत्पादन 55% से अधिक की हिस्सेदारी है। ध्यान दीजिएगा कि बाजरा अपने उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और लौह तत्व जैसे खनिजों के कारण गेहूं एवं चावल की तुलना में कम खर्चीला तथा पौष्टिक है ना रूप में बेहतर है। ओके, तो ये है सब पॉइंट मिलेट्स फसल के बारे में और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों के संदर्भ में। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के तहत प्रक्षेपण यान के किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन ई सही है। चलिए इसके संबंध में ध्यान से देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के तहत प्रक्षेपण यान याद रखिएगा 20 क्रायोजेनिक इंजन का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और चंद्रयान 3 भारत का जो है तीसरा चंद्र मिशन है ना, चंद्र अभियान है। और इसका मकसद दोस्तों चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर द्वारा नमूने जुटाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। और इसरो इसे दोस्तों जून में प्रक्षेपित करने की जो है योजना बना रहा है। ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 को दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 याद रखना है LVM-3 के जरिए चंद्रमा की ओर है ना रवाना किया जाएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भोरमदेव महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? तो कब से किया जाएगा देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 19 मार्च। ध्यान दीजिएगा, 19 मार्च। चलिए इसके संबंध में देखिए कि कबीरधाम जिला अंतर्गत प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम से आयोजित होने वाले भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन 19 से 20 मार्च को किया जाएगा। ध्यान दीजिए, और यह 27वां भोरमदेव महोत्सव होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मोती की खेती को बढ़ावा देने हेतु कितने उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 5। ध्यान दीजिएगा, 5। चलिए इसके संबंध में देखिएगा डिटेल से। देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मोती की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। और याद रखना है कि मोती के कारोबार से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने राज्य सरकार ने बलौदाबाजार जिले से इसकी शुरुआत की है और इसके अंतर्गत 5 उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। ध्यान दीजिए, 5 स्थल जहां मोती के उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, उसमें बलौदाबाजार जिला अंतर्गत चिरचिदा, डंडनी, खम्हारडी और कसियारा और तिल्दा है, याद रखना है। यहाँ पर लोगों को दोस्तों ट्रेनिंग दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि सीप से दोस्तों मोती तैयार किया जाता है और मोती को तराशने के बाद इसकी कीमत बाजार में 600 रुपये से 1000 रुपये तक है। और ध्यान दीजिएगा, राज्य शासन द्वारा दोस्तों पूरे सेटअप बनाने से लेकर खेती के लिए 6 लाख रुपए तक की जो है स्वीकृति दी है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित पुरुंगा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। चलिए विस्तार से देखिए कि कोयला मंत्रालय ने कमर्शियल माइनिंग के अंतर्गत 36 कोल ब्लॉकों की नीलामी के तहत 16 ब्लॉकों की नीलामी की गई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें छत्तीसगढ़ की दतिमा कोल ब्लॉक को श्री सीमेंट लिमिटेड ने व पुरुंगा कोल ब्लॉक को दोस्तों CG नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ की 2 और कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर 4-2 व सेक्टर 4-3 की नीलामी की जो प्रक्रिया है चल रही है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के आवंटित किए गए सूरजपुर के दतिमा कोल ब्लॉक में 1330 लाख टन कोयले का भंडार है। इससे दोस्तों देखिए भैयाथान, कुमदा व राई जो है प्रभावित होंगे। और वहीं ध्यान देना है कि विश्रामपुर भटगांव मार्ग पर स्थित दतिमा कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला खदान के रूप में संचालित होगा।
वहीं याद रखना है कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले पुरुंगा कोल ब्लॉक से देखिए कुकदर है ना, तरफ भंजली, समर सिंगल गांव प्रभावित होंगे। यहाँ 2600 लाख टन जो है कोयले का भंडार है। ध्यान दीजिएगा दतीमा कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है, किस जिले में है, याद रखना है। पुरुंगा कोल ब्लॉक किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अपलोड करिएगा दिमाग में। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए प्रदेश के पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत द नगरी जलप्रपात में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1400। याद रखना है 1400। चलिए ध्यान दीजिए कि प्रदेश के 5 स्थानों को दोस्तों पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है, और जिसमें जसपुर के द नगरी जलप्रपात में 1400 मेगावाट व रौनी, ये भी जसपुर जिले में है, यहाँ 2100 मेगावाट तक दोस्तों बिजली का जो है उत्पादन का अनुमान है। और यहाँ पन बिजली परियोजना पर प्लानिंग किया जा रहा है। ध्यान दीजिए जलप्रपातों से दोस्तों पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट से बिजली का जो है उत्पादन की योजना है। ध्यान दीजिएगा इसके लिए विस्तृत परियोजना रिसोर्स डीपीआर बनाने का काम केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज विस्कोस को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा जल विद्युत नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2022 बनी है। ओके, ये सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की कृतियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बेटी के विदा। ध्यान दीजिएगा बेटी के विदा। चलिए देखिएगा याद रखना है दोस्तों कि देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपको याद रखना है, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों, आएगा ही। तो कहानी संग्रह में देखिए पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, उपन्यास में देखिए नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कविता संग्रह में उनकी रचनाओं को देखिए दोस्तों, लगभग, जय हिंद, ध्यान देना है। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह, हम लोग पहले भी देखे थे। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, याद रखिए। कविता से लंबी कविता उन्हीं की रचना है। और आकाश धरती को खटखटाता है, ठीक है, तो ये सब उनकी जो है रचनाएं हैं, याद रखना है। ओके, और ये बेटी के बिता है ना, बेटी के विदा याद रखना है, दानेश्वर शर्मा जी की। देखिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पवन दीवान। ध्यान दीजिएगा पवन दीवान याद रखिएगा। चलिए देखिएगा इसके संबंध में याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा संत कवि पवन दीवान के सम्मान में उनके नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिए देखिए कि संत कवि पवन दीवान जी के नाम से यह पुरस्कार आगामी राज्य अलंकरण समारोह से प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। याद रखना है देखिए कि राजिम के पास स्थित किरवई गांव में 1 जनवरी 1945 को उनका जन्म हुआ था पवन दीवान जी का। ध्यान दीजिएगा याद रखना है कि वह पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़े हुए थे और उनके बारे में एक नारा प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए पवन नहीं वह आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है। ध्यान दीजिएगा याद रखना है कि उनकी प्रकाशित पुस्तकों में दोस्तों कविता संग्रह मेरा हर स्वर इसका पूजन और अंबर का आशीष उल्लेखनीय है। याद रखना है कि अंतरिक्ष, बिंब और महानदी नामक साहित्यिक पत्रिकाओं का जो है संपादन किया पवन दीवान जी ने। ध्यान दीजिएगा। ओके, और देखिए कि उनका जो है 2 मार्च 2014 को निधन हो गया। और देखिएगा इसके साथ ही याद रखना है कि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 से नवाजा गया है। और इसी तरह अरुण कुमार निगम तथा काशीपुरी कुंदन को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में रायपुर जिला राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ध्यान दीजिएगा द्वितीय। चलिए देखिएगा इसके संबंध में, देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जिला रायपुर ने तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया और जिसमें कर्नाटक के हावेरी जिला को प्रथम व कर्नाटक के ही बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट को तीसरा स्थान प्राप्त मिला है। ठीक है, तीसरा स्थान मिला है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला को दोस्तों फर्स्ट, याद रखना है, फर्स्ट स्टार कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तृतीय अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपए का है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 4144 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा 4144 करोड़ रुपए बजट वाला प्रश्न है, डिटेल से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा ना। चलिए देखिएगा, देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4144 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए कि इससे मुख्य बजट का आकार बढ़कर 1,15,382 करोड़ रुपए हो गया है, याद रखिएगा। देखिए कि विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत 4,143 करोड़ 60,71,652 रुपए का जो है तृतीय अनुपूरक बजट पारित हो गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रश्मि शुक्ला। ध्यान दीजिएगा रश्मि शुक्ला। चलिए ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में, ध्यान दीजिए कि महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रश्मि शुक्ला को सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अतिरिक्त महानिदेशक है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, खेलो इंडिया तीरंदाजी स्पर्धा रायपुर में कब होने जा रही है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 26 मार्च। ध्यान दीजिएगा 26 मार्च। चलिए देखिएगा इसके संबंध में, देखिए कि खेलो इंडिया तीरंदाजी स्पर्धा 26 मार्च को राजधानी रायपुर में होने जा रही है। याद रखना है कि इस प्रतियोगिता की थीम है 10 का दम। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोस्तों महिला सब जूनियर जो है तीरंदाज प्रतिभागी होंगी। याद रखना है कि भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो इंडिया के सहयोग से पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 खेलों को 10 प्रदेशों में अलग अलग नाम से कराया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से लिया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए कि छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए, 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 है। दूसरा देखिएगा कि राज्य निर्माण के समय शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था। तीसरा देखिएगा कि वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 5 रखा गया है। यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से उत्तर देना है, देख लीजिएगा कौन कौन सा जो है सही है, सत्य है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 सत्य है। ध्यान दीजिएगा 1 और 2 सत्य है। और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेवल बढ़ चुका है, चाहे व्यापम हो, चाहे आपका सीजीपीएससी प्री हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न आएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी कूट के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो लेवल को बढ़ाइएगा दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं है कि छुट्टी मिल गए आपको तो पढ़ाई भूल गए, है ना। छुट्टी मिलता है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, है ना, सोचिए समझिए। ओके, चलिए इसके संबंध में हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि छत्तीसगढ़ में 2001 से 3 में दोस्तों मात्र मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर देखिए 379 थी, याद रखिएगा। और याद रखना है दोस्तों, यह घटकर 137 हो गई है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 2022 में दोस्तों शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 हो गई है, जो राज्य निर्माण के समय यह प्रति 1000 जीवित जन्म पर दोस्तों 77 था। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वही सतत विकास लक्ष्य में वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 15 रखा गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। ओके,
चलिए देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है -1.8। तो ध्यान दीजिएगा कोरोना काल था, ओके, तो -1.8। चलिए ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ के जो है जीएसडीपी स्थिर भाव पर कौन से वर्ष में कितने दर्ज की गई है यहाँ पर देख लीजिएगा। 2012-13 में दोस्तों 5%, 2013-14 में 10%, 2014-15 में 1.77%, 2015-16 में 2.57%, 2016-17 में 12.13%, 2017-18 में 3.01% और 2018-19 में 11.10%, 2019-20 में 2.76%, 2020-21 में -1.8% वही, और 2021-22 में 8.46% और 2022-23 में दोस्तों 8% है ना दर्ज की गई है, याद रखिएगा। और ये 2022-23 में 8% रहने का अनुमान है, ध्यान दीजिएगा जीएसडीपी स्थिर भाव पर है, ओके, याद रखिएगा। और याद रखना दोस्तों कि इन सभी वर्षों का जो है औसत वृद्धि 5.73% दर्ज की गई है, ओके। और ध्यान दीजिएगा याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.91%, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.88% व सेवा क्षेत्र की भागीदारी 33.21% रहने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर यात्रा पुस्तिका लिखी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सत्यजीत साहू, याद रखिएगा डॉक्टर सत्यजीत साहू। चलिए इसके संबंध में देखिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा लिखित एवं यात्रा शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया है। और डॉक्टर सत्यजीत साहू ने पुस्तिका में छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के संकेंद्रण, उनकी जीवन शैली, रहन सहन और खान पान का जो है उल्लेख किया है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जनजातियों के ऊपर और भी पुस्तक लिखी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिएगा वेरियर एल्विन, तो इनके द्वारा दोस्तों देखिए द मुड़िया, याद रखना है द मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक का नाम है। द गौर है, ये लिखी गई है द अगरिया, द बैगास, याद रखना ये सब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरियल एल्विन, ठीक है। उसके बाद देखिए एस सिराय की पुस्तक द बिरहोर है, ध्यान दीजिएगा। और श्यामा चरण दुबे की पुस्तक द कमार, याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दोस्तों द माड़िया ऑफ द बस्तर, याद रखना है। और पीवी नायक के द्वारा द भील और दयाशंकर नाग के द्वारा द ट्राइबल इकोनॉमी, जनजातियों के ऊपर। तो ये सब पुस्तक याद रखिएगा आप, ओके। चलिए अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दंतेवाड़ा जिला में फागुन मड़ई की शुरुआत किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, तो किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, पुरुषोत्तम देव, ध्यान दीजिएगा पुरुषोत्तम देव। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिए कि दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों फागुन मड़ई का आयोजन किया जाता है और दंतेश्वरी देवी के सम्मान में प्रतिवर्ष होली के उपरांत फाग मड़ई का आयोजन दंतेवाड़ा में किया जाता है, ध्यान दीजिए। बसंत पंचमी से शुरू होने वाले इस फागुन मड़ई में दोस्तों शामिल होने ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देखिए महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगभग 800 देवी देवताओं का जो है आगमन होता है। ध्यान दीजिएगा कि फागुन मास के अंतिम 10 दिनों में आयोजित आदिवासी समाज की पारंपरिक देवभक्ति, आदिवासी संस्कृति और लोक नृत्यों का यह उत्सव अपने चरम पर होता है। आदिवासी लोक संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं को जीवित रखने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव ने फागुन मड़ई की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। और ये चर्चा में क्यों था दोस्तों? क्योंकि मुख्यमंत्री को दोस्तों दंतेवाड़ा में आयोजित फागुन मड़ई के लिए आमंत्रित किया गया है, इसीलिए चर्चा में था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों किस जिले से संबंधित है, ओके, कब होता है और किसने शुरू किया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितने प्रतिशत मजदूर साक्षर हैं? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा 49.8%, याद रखिएगा 49.8%। चलिए डिटेल से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के 49.8% जो है मजदूर साक्षर हैं, याद रखना है। इस मामले में दोस्तों छत्तीसगढ़ गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं की साक्षरता में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 39.2% जो महिलाएं हैं वो पढ़े लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा साक्षर हैं। याद रखना है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 60% पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं। ध्यान दीजिए छत्तीसगढ़ के गांवों में 51.2% और शहरों में 43.6% जो है मजदूर साक्षर हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए गांव में 60.4% पुरुष व 42.2% जो महिलाएं हैं शिक्षित हैं, जबकि शहरों में 63.3% जो है पुरुष व 25.8% जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखी है। ओके, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जोड़ा होली जलाने की परंपरा है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है जगदलपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। देखिए कि बस्तर के जगदलपुर शहर से 18 किलोमीटर की दूर पर दोस्तों माड़पाल में माड़पाल का जो है होली दहन रियासतकालीन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 615 सालों से दोस्तों बस्तर के पूर्व राज परिवार के सदस्य होलिका दहन करते आए हैं और यहीं की होलिका वाले आग से दोस्तों जगदलपुर शहर के मावली माता मंदिर के सामने भी जोड़ा होली जलाने की परंपरा है, ध्यान दीजिएगा। मान्यता है कि महाराजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और 1408 ईस्वी में उन्हें रथपति की जो है उपाधि मिली और वे बस्तर लौट रहे थे और है ना, इसी बीच माड़पाल में रुके और होलिका दहन भी किया, तब से यह परंपरा चली आ रही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान में होलिका दहन की रात प्रसिद्ध मेला लगता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान दीजिएगा मोहदेश्वर धाम, याद रखना है दोस्तों मोहदेश्वर धाम। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। देखिए कि रायपुर जिला अंतर्गत तरपुंगी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहदा में दोस्तों प्रसिद्ध मोहदेश्वर धाम स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मोहदेश्वर धाम रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 पर स्थित है, याद रखना है। और यहाँ होलिका दहन की रात दोस्तों बड़ा शिव मेला लगता है, ध्यान दीजिएगा। यह स्थान दोस्तों दुर्ग, बालोद, धमतरी, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है ये, ओके, कहाँ लगता है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए देश का पहला स्कूल कौन सा है जिसने छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजियों का पेटेंट करवा लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बहेराडी, ध्यान दीजिएगा बहेराडी, हम लोग पूर्व में भी देखे थे। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों बहेराडी में है ना, बहेराडी गांव में पूरे देश का जो है पहला किसान स्कूल है, ध्यान दीजिएगा। इस किसान स्कूल में छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजियों और धान का जो है इस स्कूल को चलाने वाले किसान ने पेटेंट करवा लिया है, ध्यान दीजिएगा। और जितने भी भाजियों और धान की जो है वैरायटियों का पेटेंट करवाया गया है, सभी की खेती स्कूल की छत पर गमलों में की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि 23 दिसंबर 2021 को किसान दिवस के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम है ना बहेराडी में किसान स्कूल की स्थापना की गई और 2022 में इस स्कूल का जो नामकरण है जांजगीर चांपा क्षेत्र के पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू के नाम पर रखा गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10.93%, ठीक है, 10.93%। चलिए ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में, तो वही है, ध्यान देना है कि वर्ष 2022-23 में है ना 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि दोस्तों पिछले वर्ष 2021-22 से 10.93% अधिक है, ध्यान दीजिएगा। और 2021-22 में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपये प्रति वर्ष था, ध्यान दीजिएगा।
और वहीं याद रखने की वर्ष 2022-23 में देश में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि दोस्तों पिछले वर्ष 21-22 से है ना 13.73% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप लोग होली खेल रहे थे तो मैं डाटा से खेल रहा था, है ना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, प्रचलित मूल्य पर पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, आज एक ही बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 11.23 है ना, 11.23% याद रखना है, ठीक है। प्रचलित मूल्य पर पूछा गया है, ध्यान दीजिए। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। देखिए कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, याद रखना इंग्लिश भी दिया है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, में पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों 11.23% की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितने भी डाटा है याद रख रहे हैं 2023-24 का है प्रचलित मूल्य पर, ओके। और वहीं याद रखना है कि स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी याद रखिएगा वर्ष 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों 8% की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ओके। देखिए कि वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी याद रखना है, देखिए 5,09,043 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। और वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 4,57,608 करोड़ रुपए था, ओके। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 17%। ध्यान दीजिएगा 17%। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 17% अधिक है। ध्यान दीजिए, वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान दोस्तों देखिए 1,21,501 करोड़ रुपए रखा गया है, ओके। ध्यान दीजिएगा, और इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के तहत ध्यान दीजिए 1,06,001 करोड़ रुपए और प्रतिशत में 88%। और इसमें दोस्तों राज्य का स्वयं का राजस्व याद रखना है 56,200 और केंद्र से प्राप्तियों में 49,801 करोड़ रुपए आवंटित है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ से मिलेगा, ओके। चलिए देखिएगा, पूंजीगत प्राप्तियों के तहत दोस्तों 15,500 करोड़ रुपए, प्रतिशत में 12% है ना, प्राप्तियों का जो है अनुमान है। ध्यान दीजिए, और पिछले वर्ष 2022-23 का जो बजट अनुमान है 1,04,000 करोड़ रुपए रखा गया था, ओके। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के तहत सबसे अधिक खर्च कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक सेवाओं पर। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सेवाओं पर। चलिए डिटेल से देखिएगा, देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के हिसाब से सबसे अधिक खर्च 41% के साथ सामाजिक सेवाओं पर किया जाएगा, और वहीं सामान्य सेवाओं पर दोस्तों 23%, आर्थिक सेवाओं पर 36% व्यय किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वहीं वर्गवार के हिसाब से देखे जाए तो अनुसूचित जाति पर 12% है ना, जो कि जनसंख्या उतना ही है, और अनुसूचित जनजाति पर 33%, तो इनका भी जनसंख्या उतना ही है, और सामान्य जिसमें आपका ओबीसी और जनरल वर्ग आती हैं इसके लिए है ना 55% व्यय किया जाएगा, ठीक है। तो ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस विभाग में किया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है स्कूल शिक्षा विभाग। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय स्कूल शिक्षा विभाग पर किया जाएगा, और इसके लिए 19,489 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए दोस्तों 10,329 करोड़ रुपए, कृषि विभाग के लिए 10,070 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 7,652 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 6,665 करोड़ रुपए, गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिए,
और वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 6,464 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5,497 करोड़ रुपए। और वहीं ध्यान दीजिए, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के लिए 5,361 करोड़ रुपए। ठीक है। और जल संसाधन विभाग के लिए 3,607 करोड़ रुपए ये बजट में प्रावधान है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए बाकी ये वाला आप देख सकते हो, अगला जो बजट वाला वीडियो में मैं लाऊंगा ये सब। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसका चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, आदित्य सिंह, लोकिता चौहान दोनों। चलिए डिटेल से देखिए कि कोरबा जिले के खिलाड़ी आदित्य सिंह और लोकिता चौहान का चयन यूपी के जौनपुर में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए हुआ है। और किक बॉक्सिंग को लेकर कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में प्रख्यात रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ के खिलाड़ियों ने दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है और दोनों ही यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर पहला देखिए, बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र रायपुर व अंबिकापुर के शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। दूसरा देखिए, इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट था। तीसरा देखिए कि ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। चौथा देखिए कि ब्रीफकेस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित था। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर देना है कौन सा जो है असत्य है। ठीक है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2 बस गलत है। ठीक है, इस बजट की जो संज्ञा है न्याय का बजट था, ये गलत है। ओके, देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट देखना है ना। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो है बजट प्रस्तुत किया गया। कब? 6 मार्च को। और यह छत्तीसगढ़ का है ना 23वां बजट था, वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 5वां बजट था, ध्यान देना है। और देखिए कि बजट की इस जो बजट की संज्ञा है ना, भरोसे का बजट था, याद रखना है। और 2023-24 की जो बजट है उसका संज्ञा क्या था? न्याय का बजट। ठीक है, ध्यान देना है। और देखिए कि बजट जो है प्रस्तुत करने हेतु जिस ब्रीफकेस का उपयोग किया गया था वो दोस्तों देखिए गोबर से पेंट की गई थी एवं ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। वह ब्रीफकेस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित था, जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई, जो नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के रायपुर व अंबिकापुर है ना, याद रखना है, घुटरापारा गौठान में स्थित शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। और कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले ब्रीफकेस को दोस्तों तैयार करने में 15 दिन का समय लगा और 9 विभिन्न रंगों का दोस्तों है ना प्रयोग कर कलाकार के द्वारा इसको बनाया गया था, है ना। इन भित्ति चित्रों की जो है कलाकृति सरगुजा के ग्राम सुखरी के भित्ति चित्र कलाकारों के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना है, कलाकृति किसके द्वारा, कौन से गांव? तो सुखरी ग्राम। ठीक है, सुखरी ग्राम, और कहाँ है ये? सरगुजा जिले में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि राधे श्याम आर्टिस्ट के द्वारा ब्रीफकेस में पेंट किया गया था और गोबर मिट्टी जूट से बने इस ब्रीफकेस को, याद रखना है, बहुत जल्द गोधन एम्पोरियम में डिस्प्ले में लगाया जाएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्राम में गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सोनरा। ध्यान दीजिएगा, सोनरा। तो याद रखना है दोस्तों कि रायपुर जिला अंतर्गत धरसीवा क्षेत्र के ग्राम सोनरा में गृह निर्माण के लिए किए जा रहे उत्खनन कार्य के दौरान पांडु वंशीय काल की दोस्तों प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं मिली है। और ग्राम सोनरा में श्री दिलेंद्र बंछोर द्वारा गृह निर्माण हेतु किए जाने वाले उत्खनन कार्य के दौरान, याद रखना, बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। और रायपुर से बिलासपुर मुख्य मार्ग से दोस्तों 16 किलोमीटर की दूरी पर सांकरा से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में ग्राम सोनरा स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उक्त जो है उत्खनन जो है ना, ये उत्खनन स्थल खारून नदी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा पर स्थित है।
और उत्खनन के दौरान दोस्तों भूमि की सतह से लगभग 3 फीट की गहराई से है ना बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और स्थानीय बालुए पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा की चौड़ाई याद रखना है 74 सेंटीमीटर, ऊंचाई 87 सेंटीमीटर और मोटाई जो है ना 40 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा। और बुद्ध की इस विशाल प्रस्तर प्रतिमा के माथे पर दोस्तों ऊर्णा तिलक चिन्ह का अंकन है। इस आधार पर इसके ध्यानी बुद्ध कहा जा रहा है, ध्यान देना है इसे। और बुद्ध की यह आवच प्रतिमा अपूर्ण है जिस पर छेनी के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और त्रिस्तरीय निर्माण तकनीक में दोस्तों बनी इस बुद्ध प्रतिमा का ऊपरी भाग है, ठीक है। और इस तकनीक की जो है बनी बुद्ध प्रतिमा सिरपुर व राजीव और बिहार के बोध गया में देखे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि प्रतिमाओं में भूमि स्पर्श मुद्रा में है ना बुद्ध उपासक, अज्ञात स्थानक प्रतिमा मुद्रा में बुद्ध और ललिता सन मुद्रा तारा, स्थानक बोधिसत्व के साथ 4 शिवलिंग, 4 खंडित पायदान सिलबट्टे, एक देखिए प्रणाल युक्त प्रतिमा पीठ, कुछ खंडित प्रतिमाएं व स्थापत्य खंड प्राप्त हुए हैं, ओके। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उक्त स्थल के पुरावशेष पांडुवंशी काल के हैं जो कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के प्रतीत हो रहे हैं। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए इस वर्ष कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 101, ध्यान दीजिएगा 101। चलिए डिटेल से देखते हैं। देखिए कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत प्रारंभ में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया था जो अब बढ़कर याद रखना दोस्तों 279 स्कूलों तक पहुंच गई है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें 32 स्कूल जो है हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा सत्र 2023-24 में दोस्तों 2,38,961 बच्चों ने इस स्कूलों में प्रवेश लिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि इस वर्ष दोस्तों 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और इस योजना के लिए 870 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है, ओके, याद रखना है ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा कर्नाटक। चलिए देखिए कि इस कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फतह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को दोस्तों 3-2 से हराया है, ध्यान दीजिए। प्ले ऑफ द मैच दोस्तों सर्विसेज ने पंजाब की टीम को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बनाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गौतम भादुड़ी, याद रखना है गौतम भादुड़ी। चलिए डिटेल से देखिए। देखिए कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी गई है। जस्टिस गौतम भादुड़ी नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि वे जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी के रिटायरमेंट के बाद दोस्तों यह पद संभालेंगे, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान चतुर्वेदी, ध्यान देना है ज्ञान चतुर्वेदी। चलिए डिटेल से देखिए। देखिए कि वर्ष 2022 का व्यास सम्मान प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा और उन्हें उसके उपन्यास पागल खाना के लिए दोस्तों यह सम्मान दिया जाएगा, याद रखना है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों यह सम्मान दिया जाता है, ओके। देखिए छत्तीसगढ़ में कब से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 अप्रैल। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा और सर्वे के लिए कार्य योजना जो है 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। इस सर्वे में दोस्तों पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जो है जानकारी एकत्र की जाएगी और इससे भावी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में दोस्तों सहायता मिलेगी। साथ ही चिन्हित पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, ओके। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। और वही है
कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों विधानसभा में 2011 से हुई देश में जनगणना नहीं होने का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में सर्वे करवाने का दोस्तों घोषणा किया है। ओके, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ माँ दंतेश्वरी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गीदम। ध्यान दीजिएगा, गीदम। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में आयोजित फागुन मड़ई में है ना आए देवी देवताओं के विदाई समारोह में शामिल हुए। और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों गीदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का जो है नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर करने, गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा देने और शंखनी डंकनी नदी में पर्यटन के लिए दोस्तों रिवर फ्रंट, याद रखना, रिवर फ्रंट व्यू पॉइंट का जो है निर्माण करने की घोषणा की है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इस साल के बजट में दोस्तों प्रदेश में मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। ओके, ये है और इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही कि दंतेवाड़ा जिले के दोस्तों सामुदायिक वन अधिकार पत्र के वितरण के तहत 5 देवगुड़ियों को दोस्तों प्रतीकात्मक स्वरूप सामुदायिक वन अधिकार पत्र जो है प्रदान है ना किया गया है, वितरण किया गया है। और दंतेवाड़ा जिले में दोस्तों अब तक 122 देवगुड़ियों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किया जा चुका है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तेंजिन लेकफेल। ध्यान दीजिएगा, तेंजिन लेकफेल। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 7 एशियाई देशों का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ध्यान दीजिएगा। और इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। ध्यान दीजिएगा कि इसके वर्तमान महासचिव भूटान के तेंजिन लेकफेल है और इसका जो मुख्यालय है ढाका में है। ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्थापना 1997 को हुई थी। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मलखम्ब खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा 23,50,000 रुपये। याद रखना है 23,50,000 रुपये। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि नारायणपुर जिले के मलखम्ब खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में खेलो इंडिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड, सिल्वर से लेकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ से दोस्तों 16 खेलों में गए 106 खिलाड़ियों में से 7 खेल के जो है 29 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस कामयाबी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने विजेताओं को 23,50,000 रुपये की जो है नगद राशि खिलाड़ियों के बैंक खातों में दोस्तों भेज दी गई है। ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के बजट में कितने वृहद सिंचाई योजना की नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ओके, पूछ सकता है एग्जाम में ना, तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 218। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 218। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट में दोस्तों वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840 और एनीकट स्टॉप डैम के दोस्तों 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी? कितने? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 3। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि है ना ग्राम, देखिए कि ग्राम जो है किकिरमेटा दुर्ग जिला और ग्राम दुब्बा टोटा जो कि सुकमा जिला एवं बालोद में दोस्तों 3 नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और देश में दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में 5वीं और मत्स्य उत्पादन में देश के 6ठे स्थान पर है। देश में जो है 6ठे स्थान पर है। याद रखना है मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें और मत्स्य उत्पादन में दोस्तों 6ठे स्थान पर है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में पिछले सालों में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है
और साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को दोस्तों 40 से 60% तक की जो है सब्सिडी दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान देना है। देखिएगा कि राज्य में जो है नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 9 चाइनीज हेचरी और 364.92 हेक्टेयर संवर्धन क्षेत्र नया निर्मित हुआ है और इससे राज्य में दोस्तों मत्स्य उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर अब जो है कितना हो गया है 5.91 लाख टन हो गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। हेचरी किसको कहते हैं, देख लीजिएगा कि हेचरी उसे कहते हैं जहां से किसान मछली पालन करने के लिए दोस्तों मछली के बच्चों को लाते हैं और अपने तालाब या पोखर में दोस्तों डालते हैं और अपनी तालाब में ही दोस्तों मछली के साइज को बड़ा करते हैं, उसे हेचरी कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, वैसे भी पिक में दिया हुआ है तो समझ जाइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाली बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है और इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने वाले की जो है ना, बाहर जाने की जो आयु है 18 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वही है, राज्य सरकार द्वारा इन बालक बालिकाओं के शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आवास के लिए सहयोग करेगी। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक। तो याद रखना है दोस्तों कि हाल ही की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में है ना, कर्नाटक के श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी की हुबली जंक्शन में 1507 मीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है और इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मान्यता दी है। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित धूमनाथ मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, मुंगेली में है, तो याद रखना है मुंगेली जिला। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि मुंगेली जिला अंतर्गत दोस्तों सरगांव में स्थित धूमनाथ मंदिर भगवान धूमनाथ या धूमेश्वर शिव को समर्पित है और यह जो मंदिर है वो कलचुरी काल में दोस्तों निर्मित हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यह जो है पूर्वाभिमुख मंदिर है दोस्तों और निर्माण योजना की जो है दृष्टि से पंचरथ मंदिर है। ध्यान दीजिएगा। और मंदिर के गर्भगृह में दोस्तों सिंदूर से पुती हुई प्रतिमा स्थापित है जिसे स्थानीय लोग धूमेश्वरी देवी के नाम से पूजा करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ओके, याद रखना है कि ये किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस काल में निर्मित है ये भी। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये है, देखिए, सागर बांकी लिंक जलाशय योजना किस संभाग की पहली योजना है जहां एक बांध से दूसरे बांध को पानी दिया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। तो ये किस संभाग की ये है पहली योजना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सरगुजा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरगुजा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर के बांकी डैम को दोस्तों बलरामपुर जिले के गागर बांध से पानी देकर नया जीवन दिया जाएगा। याद रखना है, गागर बांध है ना, किस जिले में है? तो ये बलरामपुर जिला। ओके, ध्यान दीजिएगा कि गागर से बांकी तक जो है पानी पहुंचाने के लिए 20 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो है बिछाई जाएगी। याद रखना है कि सरगुजा जिले की यह पहली योजना होगी दोस्तों जब 2 बांध पाइपलाइन के जरिए पानी देने जुड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि गागर बांकी लिंक जलाशय योजना पर 125 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सहयोग करेगा। ध्यान दीजिए। और इससे बलरामपुर जिले के राजपुर और अंबिकापुर के 6000 हेक्टेयर खेत जो है सिंचित होंगे। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि सरगुजा संभाग में दोस्तों अपनी तरह का यह पहली योजना है जब एक बांध दूसरे बांध को पानी दिया जाएगा और दोस्तों ये 3 साल में जो है योजना पूरी होगी। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, किस कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड 2022 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, अंगना माँ शिक्षा।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंगना मत शिक्षा। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और राज्य में दोस्तों समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगना मत शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 के लिए किए गए कार्य के लिए दोस्तों स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा। और यह जो पूरा कार्यक्रम है दोस्तों छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा दोस्तों संचालित की जा रही है और इस वर्ष इस कार्यक्रम का जो है तीसरा वर्ष होगा दोस्तों और प्रति वर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिज़ाइन शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं की जो है पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इस अवार्ड को दोस्तों वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि यह अवार्ड डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कार्तिकी गोंजाल्विस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्तिकी गोंजाल्विस। चलिए डिटेल से देखिए कि 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है और इसे कार्तिकी गोंजाल्विस ने डायरेक्ट किया है और इसके जो प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा है। ध्यान दीजिएगा। और इस फिल्म में इंसान और जानवर के बीच के प्यार और उनकी जो बॉन्डिंग को बड़ी ही खूबसूरती से इस डॉक्यूमेंट्री में उतारा गया है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं फिल्म आरआर के गाने जो है ना, नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड है ना, ऑस्कर अवार्ड जीता है। ध्यान दीजिएगा। और एस राजमौली की फिल्म है ये और गाने को दोस्तों एम कीरावनी ने कंपोज किया है और चंद्र बोस ने है ना इसके जो है लिरिक्स लिखे हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य, याद रखना है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उद्योग का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है? यहाँ पर उद्योग का पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आधार वर्ष 2011-12। देखिए यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, 49.88%। ध्यान देना है, 49.88%। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग का जो है प्रतिशत योगदान 2022-23 में 49.88% है। ध्यान दीजिएगा, उद्योग का कितना है तो 49.88%। आधार वर्ष स्थिर मूल्यों पर है ना तो 2011-12 ध्यान देना है। और वहीं ध्यान देना है दोस्तों, देखिए कि 2011-12 के ही स्थिर भाव पर ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्ष 2022-23 के जीएसडीपी में सेवा सर्विसेज का योगदान कितना है तो 33.21%। ध्यान दीजिएगा। और वहीं कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का जो है योगदान कितना है 16.91%। ठीक है, 16.91% इनका योगदान है जीएसडीपी में। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो याद रखना है कि उद्योग का कितना है, ठीक है, सेवा का कितना है और उसके बाद कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का ये कितना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके।